एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ज़्याओ चिन अपनी ब्लेड को घसीटते हुए दुश्मन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो उससे कहता है, माफ करना, मैं अभी तक तुझे खत्म नहीं कर पाया, लेकिन तुझे डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं। निराश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तू थोड़ी देर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाला है। तो डू जुआन उससे कहने लगा कि तुमने 1 बाय 1 न जाने कितने ही सारे मुकाबले किए, न जाने कितने ही सारे जीनियस तुम्हारा शिकार हो चुके। सो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक का एग्जॉस्ट हो जाता, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई। जिस पर ज़्याओ चिन कहता है, चल अब तो जिंदा बचा है तो क्यों ना मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताऊं। दरअसल मेरी चेन फैमिली की सीक्रेट आर्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारे दुश्मनों का खून हमारे लिए मेडिसिन जैसा काम करता, यानी कि जितना खून हम बहाएंगे हम उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। और इसी वजह से मैं तेरी डू फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेरे भाइयों ने अपना खून बहाकर मुझे और ज्यादा पावरफुल बना दिया। उनका खून इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे मेरी एनर्जी काफी तेजी के साथ रिपेयर हो गई। अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी फाइटिंग को कभी भी रोक नहीं सकता। और अगर ऐसे में मैं तेरे क्लैन में पहुंच गया तो तेरे क्लैन की ऐसी की तैसी होना कंफर्म है। अभी सुनते साथ ही डू जुआन फटाफट से पीछे हट गया। वो ज़्याओ चिन से कह रहा था कि मैं अच्छे से जानता हूँ तो मेरे सामने झूठ बोल रहा। तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने भाइयों जैसा कमजोर हूँ, लेकिन आज मैं तुझे अपनी असली पावर शो करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो ज़्याओ चिन से कहता है कि चाहे आज मुझे अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं मेरे क्लैन के लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगा। वेल यहाँ पर डू जुआन की पावर काफी तेजी के साथ वहाँ पर फैल रही थी, जिसके चलते मुकाबला देखने आए लोगों को भी तकलीफ होने लगी। यहाँ पर जुआन ज़्याओ चिन से कह रहा था कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर वो ज़्याओ चिन पर हमला करने की बजाय बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग निकला। दरअसल उसने ज़्याओ चिन के साथ साथ पूरी पब्लिक को ही हैरान कर दिया। उसे तो दुम दबाते हुए भागता हुआ देखकर सभी लोग हंसने लगे। वो कह रहे थे कि डू क्लैन तो बस लूजर्स की एक फौज है, ये लोग तो बेवजह ही खुद को इंपीरियल बुलाते। इस बंदे के इतने सारे भाई ज़्याओ चिन के हाथों मारे गए, मगर ये तो रिवेंज लेने की बजाय दुम दबाकर यहाँ से भाग निकला। जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए जुआन से कहने लगे कि जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ वरना ज़्याओ चिन तुझे पकड़ लेगा। इधर जुआन कह रहा था कि इन लोगों ने तो मेरे डू क्लैन को हल्के में लिया। अगर ज़्याओ चिन हर एक फाइट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो मैं कभी मैदान छोड़कर ना भागता। मुझे अब जल्दी से ज़्याओ चिन की इस एबिलिटी के बारे में क्लैन के एल्डर्स को बताना होगा, ताकि वो इसका जुगाड़ करने का कोई बंदोबस्त करे। वहीं पर ज़्याओ चिन दोबारा से शांत होते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा यहाँ से भागना नहीं चाहिए, इसे मारने के बाद डू क्लैन के दूसरे मेंबर्स का भी नंबर लगेगा। और अब ज़्याओ चिन ने एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे ऐलान कर दिया कि जुआन तेरा पुराना दोस्त तेरे पीछे आ रहा। और अब हमें एंशिएंट सिटी रूइंस दिखाई जाती है। वेल इस सिटी के पुराने खंडर होने की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आते थे, तो जुआन सीधे यहीं पर पहुँच गया। वो तो काफी तेजी के साथ अपनी जान बचा के भाग रहा था। वहीं पर ज़्याओ चिन भी उसे फॉलो करते हुए एंशिएंट रूइंस में पहुँच चुका है। जुआन उससे कह रहा था कि ज़्याओ चिन तूने बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ना। अगर तू मेरे पीछे नहीं आया तो मैंने तेरे लिए जो सरप्राइज बना के रखा था वो पूरी तरह से जाया हो जाएगा। जिस पर ज़्याओ चिन कह रहा था कि तेरे सरप्राइज को देखने के लिए तो मैं बेताब हूँ, जितने ज्यादा लोग तू लाएगा मैं उतनों को ही मार पाऊंगा। इस तरह से मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। और उतने में ज़्याओ चिन पर एक जानी पहचानी तलवार से हमला हो गया। दरअसल मेंकेजिन अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। ज़्याओ चिन भी उसे वहाँ देखकर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा शॉक हो गया। वेल इस बंदी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी ज़्याओ चिन की दोस्त बन जाती है तो कभी उसकी दुश्मन। अब उसे वहाँ देखते साथ ही जुआन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था फिर अच्छा हुआ आप यहाँ चली आई, मैं अपनी जान पर खेल कर इस बंदे को यहाँ तक ला पाया हूँ। जिसके बाद ज़्याओ चिन से कहने लगा कि अब तो तू यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता, फेरी केजिन तुझे बड़ी आसानी से खत्म कर देगी। साथ ही साथ वो मेंकेजिन से कहने लगा कि जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए, जैसे ये काम पूरा होगा हमारा डू क्लैन आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड देगा। साथ ही साथ आपके और हमारे साथ जो सौदा हुआ था वो भी पूरा हो जाएगा। और उतने में मेंकेजिन ज़्याओ चिन से कहने लगी कि तुमने मेरे डिवाइन रेलिक को चुरा लिया और अब तुम उसी रेलिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतने सारे लोगों को मार पाए। वेल यहाँ पर ज़्याओ चिन थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो सोचने लगा कि डिवाइन रेलिक तो इसके सामने डोंग डोंग ने लिया था, मगर उस वक्त तो इसने कोई एतराज नहीं जताया। मेरे ख्याल से ये बंदी जुआन के सामने जानबूझकर झूठ बोल रही है। इसलिए ज़्याओ चिन मेंकेजिन से कहने लगा कि हमारे दरमियान की जो दुश्मनी है हम उसे आपस में सुलटा लेंगे, तो फिर तुम्हें इस बंदे का साथ देने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर मेंकेजिन कहने लगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान का जो स्कोर है वो कभी सेटल नहीं हो सकता।
बातचीत से तो बिल्कुल नहीं। और उतने में जुआन उसे बताता है कि फेरी जल्दी से इस पर अटैक कर दीजिए, वरना इस ज़ाओजिन को खुद की इंजरीज को हील करने का मौका मिलेगा। इसे बता दीजिए कि हमें क्रॉस करना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता। और उतने में जुआन पर हमला हो गया। जुआन ने देखा कि मेंगकेजिन की तलवार उसके सीने के आर पार घुस चुकी है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेंगकेजिन ने उस पर हमला कर दिया। वहीं पर मेंगकेजिन ने उस पर एक और जबरदस्त अटैक करते हुए बता दिया कि मैंने तेरे साथ कभी कोई डील नहीं की थी। सो ये है मेंगकेजिन की गद्दारी, जिसे ज़ाओजिन के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद डोकलान ने मेंगकेजिन को काफी ज्यादा ऑफेंड किया है, इसलिए तो इस बंदी ने जुआन का इतने ब्रूटली काम तमाम कर दिया। और तभी मेंगकेजिन ज़ाओजिन की तरफ अपनी सोर्ड पॉइंट करते हुए कहने लगी कि अब तुम्हारा नंबर है। तो ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि पन्ना पलटने में जितना वक्त लगता है उससे भी तेजी के साथ तुम अपनी साइड बदलती हो। थोड़ी देर पहले ही तुमने इस बंदे को खत्म करके मेरा काम आसान कर दिया और अब एक ही सेकंड में तुम मुझे भी मारना चाहती हो। यार मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तुम तो काफी ज्यादा बेरहम हो। और उतने में ज़ाओजिन के दोस्त वहाँ पर पहुँच गए। मॉन्ग कह रहा था कि मेरे भाई ज़ाओजिन ने तो कमाल कर दिया, उसने एक ही दिन में लगभग 8 पियरलेस मास्टर्स का खात्मा किया। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि हमारा दोस्त इस ईरा का सबसे पावरफुल वॉरियर है। खैर आज के दिन तुमने लाइफ एंड डेथ को काफी क्लोजली फेस किया है, तो क्यों ना आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि तुम बोलो और मैं ना सुनो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं पर फेरिशियान ज़ाओजिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि मेरे हीरो ने तो दिन रात ब्रूटल बैटल की है, जरा देखो तो सही कि मेरे जाने मन को कोई चोट तो नहीं लगी। अगर किसी चुड़ैल ने मेरे हीरो को मार दिया होता तो फिर मेरे हारेम में प्लेस कौन लेता। ज़ाओजिन तो मेरे हारेम का प्रिंस है। दरअसल उसका ये ताना था मेंगकेजिन को। वहीं पर प्रिंस नानगोंग यान भी अब ज़ाओजिन के साथ फ्लर्ट करने लगा। मेरे ख्याल से वो अपनी सिस्टर की कमी को पूरा कर रहा था। वो कहने लगा कि दिन भर से तुम्हारा स्टेमिना कम नहीं हुआ, काश मुझे भी तुम्हारे जैसा आशिक मिल जाता तो मैं उसके साथ दिन भर प्यार की लड़ाई करता। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने फटाफट से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। वो कह रहा था कि तू एक नंबर का बेशरम है, प्लीज मुझसे दूर रहा कर। वहीं पर वांग काफी बुरी तरह से इंजर्ड था। वो ज़ाओजिन को बताने लगा कि हम लोग आपस में ही फाइट करने वाले थे, मगर उतने में वहाँ पर डोकलान के जुआन और ज़ैंग पहुँच गए, तो हमने आपस की फाइट छोड़कर एक साथ मिल के पहला उनका मुकाबला किया। अब ये सुनकर ज़ाओजिन थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो पूछता है कि आखिर डोकलान के लोगों ने तुम्हारे साथ फाइट क्यों की। जिस पर फेरिशियान कहती कि डोकलान खुद को ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की रॉयल फैमिली बता रहा था और वो लोग काफी ज्यादा घमंडी हैं। जैसे उन्हें पता चला कि हम होली लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारी ताकत को आजमाने के लिए हम पर अटैक किया। तभी वांग ज़ाओजिन को बताने लगा कि मॉन्ग शियांग काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारी हेल्प करने आने वाला था, लेकिन मेरी इंजुरीज को देखकर इसे रुकना पड़ा। वहीं पर मॉन्ग शियांग भी ज़ाओजिन के सामने माफी मांगने लगा। वो कहता है कि हम समय रहते तुम्हारी हेल्प करने नहीं पहुंच पाए और तुम्हें अकेले उतने सारे लोगों का मुकाबला करना पड़ा। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल तुमने मेरी काफी सारी मदद की है। तुम दोनों ने मिलकर जुआन और ज़ैंग को बिजी रखा और इसी वजह से मैं उसके बाकी के भाइयों को मार पाया। अगर वो चारों एक साथ मिलकर मुझ पर अटैक करते तो शायद मैं उन्हें रोक ना पाता, तो इसके लिए मैंने तुम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उतने में मेंगकेजिन इन सबसे कहने लगी कि क्यों ना सीधे मुद्दे पर आ जाए। डोकलान काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कहा जाता कि उनके पास एक लेजेंडरी कल्टीवेशन मेथड है, लेकिन हजारों सालों पहले हमारी फाउंडिंग एंसेस्टर ने हमें बताया था कि उन्होंने किसी और की टेक्निक चुराकर उसे अपना बना लिया और इसी वजह से इनका डोमिनेंस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब हजारों सालों बाद बात कुछ और है। यहाँ पर डोकलान कल्टीवेशन की दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता, वो सब पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा है। उनके मामूली सी कल्टीवेटर्स भी बड़ी आसानी के साथ 5वीं रैंकिंग को हासिल कर लेते, और अगर बात उस क्लैन के एल्डर्स की जाए तो हद से ज्यादा खतरनाक है। सो अगर उन्होंने फैसला लिया तो बड़ी आसानी से हम पर अटैक कर सकते, फिर ना ही राइचियस क्लैन उन्हें रोक पाएगा और ना ही इवल क्लैन। इनफैक्ट मेरा तियांताई सेक्ट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उतने में ही फेरिशियान उसे बताने लगी कि डोकलान के जुआन और ज़ैंग का मुकाबला करने के लिए हम सब टीम अप हो गए थे और मुझे टीम अप होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बात डोकलान की जाए तो उन्हें मिटाने के लिए तुम हमारा यूज करना चाहती हो। तुम्हारा तियांताई सेक्ट अकेले उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और इसलिए तुम चाहती हो कि हम भी इस बैटल में घसीटे जाएं। तो मेंगकेजिन उसे बताती है कि मेरा तियांताई सेक्ट ही नहीं बल्कि तुम्हारा लस्ट सेक्ट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक हम सभी लोग टीम अप ना हो तब तक डोकलान का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी मॉन्ग शियांग कहता है कि हमारी अलायंस के बारे में तो बाद में डिस्कस किया जाएगा, मगर फिलहाल डोकलान हमारे कॉन्टिनेंट के लिए बहुत
बड़ा खतरा है। उनसे निपटने के लिए हमें एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा भाई ज़ाओचिन। जरा इसकी इंजरीज देखो, काफी ज्यादा ग्रेव है। जिस पर ज़ाओचिन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगा कि मेरी इंजरीज ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बस थोड़ी सी थकान है, अगर आराम करूँगा तो पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन उसके दोस्त उसके सीने को देखने लगे, जिसके अंदर ऑलरेडी एक स्वॉर्ड स्टैब हो चुकी थी। उतने में ही प्रिंस शियान उसके पास जाकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, ओए होए इतना ज्यादा स्टैमिना और किसी के पास नहीं हो सकता। और उतने में ज़ाओचिन की इंजरीज ने उस पर बैकलैश करना शुरू कर दिया। दरअसल बैटल के चक्कर में उसे याद ही नहीं था कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। और अब जब उसे पता चला तब वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी पावर्स मुझ में ऐड करो, मुझे जल्दी से रिकवर करो। वेल सबको ज़ाओचिन की ये बातें प्यारी लग रही थी, मेंग केजिन को छोड़कर। वो तो बस गुस्से में उसे घूरती जा रही थी। और अब हमें मेंग केजिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सेकंड फॉर्म उसे बता रहा था कि हमारी तियांताई सेक्ट का होली सील अब ब्रेक होने की कगार पर है। अगर वो सील ब्रेक हुआ तो पावरफुल डीमन आजाद हो जाएगा, लेकिन तुम हो कि कोई एक्शन नहीं ले रही। पता नहीं तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है। तुमने उस ज़ाओचिन को खत्म करके डिवाइन रेलिक पर कब्जा करना चाहिए था। जिस पर मेंग केजिन कहने लगी कि मैं भी उसे मारना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हालांकि उसका सेकंड फॉर्म उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो बंदी उसे बता रही थी कि तुम बस बहाने लगा रही हो, तुम्हारी इसी नाकामी की वजह से हमारा फॉर्मेशन सील ब्रेक हो जाएगा और फिर तियांताई सेक्ट को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। उतने में मेंग केजिन उससे कहती कि मैं हमारी तियांताई सेक्ट के हार्टलेस डाओ को अच्छे से समझती हूँ, हम किसी भी इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने देते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम इंसानों की बेवजह जान ले। एक इनोसेंट बंदे को मार के हमारी फॉर्मेशन सील को मजबूत बनाना ये कहाँ का कानून है? तुम जो मुझे बता रही हो वो सोच बस एक डीमन पाथ की हो सकती है और हम राइचस पाथ के लोग हैं, ऐसे ईवल काम हम नहीं कर सकते। अब ये सुनते साथ ही वो दूसरा फॉर्म उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो बंदी कह रही थी कि तुम्हें बस उस ज़ाओचिन की फिक्र है, अगर वो सील ब्रेक हुआ तो हमारे तियांताई सेक्ट के न जाने कितने सारे मासूम डिसाइपल्स मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी जान की कोई फिक्र नहीं। तुम तो बस हमेशा उस ज़ाओचिन को जिंदा छोड़ने का बहाना ढूंढती हो। अगर कल ही हमारा तियांताई सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और हजारों लोग मारे जाए तो क्या तुम उनका कार्मिक बोझ उठा पाओगी? अब मेंग केजिन को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने फॉर्म को बता देती है कि मैं ज़ाओचिन को मारना नहीं चाहती, अब वो मेरा हार्ट डीमन नहीं रहा। तो तुम बेवजह मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये सारी कोशिशें नाकाम होगी। मैं ज़ाओचिन को खत्म नहीं करने वाली। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि ज़ाओचिन तुम्हारा हार्ट डीमन है, तुम्हारा जिस्म तो नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल उसे पसंद करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज न कल तुम उससे प्यार करने लगोगी और मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतने सालों तक मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगी, लेकिन तुम तो अभी भी बेवकूफ हो। तुम भले ही हार्टलेस डाओ को फॉलो करती होगी, लेकिन तुम्हारा अपने इमोशंस पर कोई काबू नहीं। ज़ाओचिन को खत्म करने की बजाय तुम हर बार उसे जिंदा छोड़ देती हो। मैं अगर तुम्हें बता रही हूँ कि ज़ाओचिन को खत्म करो तो इसके पीछे एक रीजन है। ज़ाओचिन भले ही इनोसेंट क्यों ना हो, लेकिन हमारे तियांताई सेक्ट को बचाने के लिए उसे मारना होगा। मगर फिर भी मेंग केजिन उस पर कोई जवाब नहीं देती। दरअसल मेंग केजिन चाहती नहीं कि वो ज़ाओचिन पर कोई अटैक करे। उसने आज तक न जाने कितनी ही बार ज़ाओचिन पर हमला किया था, लेकिन उसका जिम्मेदार मेंग केजिन ना होकर उसकी सेकंड सोल थी। और अब वहीं पर वो सोल समझ चुकी है कि मेंग केजिन बिल्कुल भी ज़ाओचिन को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, जिसके चलते वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो उससे कहती है कि तुम तो अपना फर्ज निभाने में नाकाम रही, इसीलिए अब तुम्हारी जगह मैं ही हमारी तियांताई सेक्ट की रक्षा करूंगी। और इतना कहते साथ ही उस सोल ने सीधे जाकर मेंग केजिन की बॉडी पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर वो मेंग केजिन को बता रही थी कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी को उधार लेना है, ताकि मैं उस टेम्पटेशन को खत्म कर सकूं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे और ज़ाओचिन के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, जिसके बाद ये बॉडी दोबारा से तुम्हें वापस मिल जाएगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम डोंग डोंग को देख पाते हैं, जो कि काफी लजीज खाने के मजे उठा रहा था। और फिर जैसे उसका पेट भरा उसने सीधे पॉन्ड में छलांग लगा दी।
दी। वहीं पर ज़ाओजिन भी उसी पॉन्ड में बैठकर आराम कर रहा था और उतने में मेंग केजिन वहाँ पर पहुँच जाती है। डोंगडोंग तो उसे देखते साथ एक्साइटेड होकर पूछने लगा कि क्या आप हमारे साथ नहाने आई हो? इस हॉट स्प्रिंग में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्यों ना आप भी यहाँ आकर हमें ज्वाइन कर लो। तभी मेंग केजिन ज़ाओजिन से कहने लगी कि तुम्हारे तो वाकई मजे हैं। तुम्हें एक सीक्रेट स्प्रिंग दिया गया ताकि तुम अपनी इंजरीज को हील कर सको। लाइफ के मजे कैसे उठानी है ये तो कोई तुमसे सीखे। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि अब ये स्प्रिंग पूल ही तुम्हारी कब्र बन जाएगा। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरा डोंगडोंग छठे रैंकिंग वाला होली ड्रैगन है, लेकिन फिर भी ये बॉडी अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज कर रही है, वरना इतनी बोल्ड मूव और कोई दिखाई नहीं सकता। और उतने में मेंग केजिन उसे बताने लगी कि हमारी तियानताई सेक्ट का सील फॉर्मेशन ब्रेक होने की कगार पर है। अगर उस सील को स्टेबल रखना है तो मुझे उस डिवाइन रेलिक की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे ड्रैगन ने कंज्यूम किया था। इतना ही नहीं, उस सील को स्टेबल करने के लिए मुझे तुम्हारे होली ड्रैगन की भी जरूरत है, यानी कि वो डिवाइन रेलिक और तुम्हारा ड्रैगन ये दोनों मिलकर ही उस सील को स्टेबलाइज कर सकते। सो ज़ाओजिन, मैं तुम्हें अब दो ऑप्शन देती हूँ। पहला तो ये कि वो ड्रैगन और रेलिक मेरे हवाले कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेंग केजिन कहती ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। जो सुनते साथ ही डोंगडोंग सीधे ज़ाओजिन के सामने आ गया। वो कह रहा था कमीनी चुड़ैल कही कि तू बस मेरे भाई को हाथ लगा के दिखा। तो ज़ाओजिन ने बड़ी ही कूल अंदाज में उसकी मुंडी पकड़कर उसे साइड हटा दिया। वो मेंग केजिन से पूछता है कि बता तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों तेरे सामने हार जाएंगे। तो मेंग केजिन उसे बताने लगी कि तुम्हें वो बैटल तो याद होगी जब लिंग जीशु हमारे सामने हार गया था। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन को याद आता है कि मेंग केजिन ने लिंग जीशु पर काफी भयानक पॉइजन का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो इतना खतरनाक बंदा इनके सामने हार गया। और तभी मेंग केजिन उससे कहने लगी कि ये है मेरा बर्निंग ब्लड पॉइजन, इसकी ना ही कोई स्मेल है और ना ही कलर है, और इसी पॉइजन का इस्तेमाल करके मैंने तुम्हें टेम्पर किया। अब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से तुम्हारा साथ देना छोड़ देगी। अब मेरा ये स्पेशल पॉइजन तुम्हारी बॉडी को अंदर से डिसॉल्व करेगा। ज़ाओजिन, तुम्हें क्या वाकई ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे रिकवर होने तक का इंतजार करूंगी? ना, मैं इतनी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकती। और अब तो ज़ाओजिन को उस बर्निंग ब्लड पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसकी बॉडी अंदर से डैमेज होकर वो ब्लड की वोमिटिंग करने लगा। वहीं पर मेंग केजिन उसे बताती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने हमेशा ये आखिरी वक्त में कमबैक करते हुए अपने दुश्मनों को सरप्राइज किया है, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती थी। तो जितना पॉइजन मैंने लिंग जीशु पर यूज किया था उससे 20 गुना ज्यादा मैंने तुम पर इस्तेमाल किया है। तुम्हें जितना पॉइजन दिया गया है उतनी ही क्वांटिटी में मैं 20 पावर हाउसेस को मार सकती थी, यानी कि अब तुम किसी भी कीमत पर कमबैक नहीं कर सकते। आज तुम्हारी मौत 110% कंफर्म है। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि पॉइजन का इस्तेमाल तो वो करता है जो हद से ज्यादा डरपोक हो। तुम डरपोक भी हो और साथ ही साथ रूथलेस भी। तुम्हारी जैसी कमीनी मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसी फालतू की ट्रिक्स यूज करने में कोई बहादुरी नहीं। जिस पर मेंग केजिन कहने लगी कि ये कोई फालतू की ट्रिक नहीं बल्कि ये तो मेरा नॉलेज है। और उतने में ज़ाओजिन का डिमोनिक फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो गया। वहीं पर मेंग केजिन उसे बता रही थी कि मैं मेरी तियानताई होली सेक्ट को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन इतना ज्यादा घायल था कि वो अपने डिमोनिक फॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उतने में ही डोंगडोंग एक बार फिर से उसके सामने आ गया। वो मेंग केजिन से कह रहा था चुड़ैल कही कि जल्दी से पीछे हट जा, तो मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मेंग केजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि ओए होए, तुम दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डोंगडोंग को आसानी के साथ एक चट्टान पर पटक दिया। वेल, यहाँ पर डोंगडोंग पर भी पॉइजन का असर हो रहा था, मगर फिर भी उस ड्रैगन को अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो उससे कहता है कि मैंने तुझे बताया कि तू ज़ाओजिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालांकि मेंग केजिन ने तब तक अपनी सोड को समन कर लिया था। वो डोंगडोंग से कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस थोड़ी देर में तुम्हारा भाई खत्म हो जाएगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि बस कुछ ही दिनों के अंदर तुम उसे भूल जाओगे। लेकिन उसी वक्त डोंगडोंग ने अपना होली ड्रैगन वाला फॉर्म एक्टिवेट कर लिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी बची कुची सारी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था ताकि अपने भाई की हिफाजत कर सके। और वहीं पर मेंग केजिन अपनी सोड एनर्जी डोंगडोंग पर रिलीज करते हुए कहने लगी कि तुम वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुमने तो मेरे इतने भयानक पॉइजन को भी सप्रेस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ज्यादा देर तक इसे सप्रेस नहीं रख पाओगे। और अब मेंग केजिन का स्लैश अटैक और डोंगडोंग की एनर्जी में बहुत जबरदस्त क्लैश हो जाता है। डोंगडोंग ने अपनी जबरदस्त डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए
मेंग केजिन के अटैक की धज्जियां उड़ा दी, जिसके चलते वो बंदी पीछे की तरफ पुश हो जाती है। वो तो हैरान होकर सोचने लगी कि आखिर इतना सारा पॉइजन देने के बाद भी डोंगडोंग के पास ऐसी खतरनाक पावर कहां से आ गई। और अब डोंगडोंग भी फुल टू फाइटिंग मोड पर आ चुका था। उसने हवा में फ्लाई करते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी इस जबरदस्त एनर्जी को देखकर ही मेंग केजिन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो तुरंत ही समझ जाती कि डोंगडोंग ने जिस सेक्रेट रेलिक को कंज्यूम किया था वो अपनी पावर दिखा रहा है। तब तक डोंगडोंग ने अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी डिवाइन पावर जहाँ भी टच हो रही थी वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी। वहीं पर मेंग केजिन जैसे तैसे इस अटैक से खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ पुश हो रही थी और किसी भी कीमत पर इस डिवाइन एनर्जी की चपेट में नहीं आना चाहती। मगर डोंगडोंग भी कुछ कम नहीं, वो तो इस बंदी का पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फाइनली उसकी बस 10% पावर से ही मेंग केजिन घायल हो गई। इधर अब डोंगडोंग को भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और ऊपर से पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी अंदर से डैमेज हो गई। इतने दिनों से ज़ाओ ने डोंगडोंग को अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने से मना किया था, मगर आज मजबूर होकर डोंगडोंग को अपने भाई को बचाने के लिए सारी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं पर मेंग केजिन ने देखा कि डोंगडोंग तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा, तो दिल ही दिल में कहने लगी कि चलो फाइनली ये अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, अब तो ये चाहकर भी मुझ पर कोई अटैक नहीं कर सकता। वहीं पर डोंगडोंग उससे कह रहा था कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं इस मुकाबले में तुझे कभी जीतने नहीं दे सकता। वहीं पर मेंग केजिन ने अपने मल्टीपल फॉर्म बनाकर डोंगडोंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, लेकिन डोंगडोंग बड़ी आसानी से उन्हें निगल लेता है। इसीलिए मेंग केजिन ने गुस्से में आकर अपनी अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लिया। वो डोंगडोंग से कह रही थी कि अब तो तुझे हार माननी ही पड़ेगी। और उतने में उसे ज़ाओ की आवाज आई। दरअसल उसने अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर लिया था। सब उस पाम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मेंग केजिन को अपने अटैक की डायरेक्शन बदलनी पड़ गई। जो एनर्जी वो डोंगडोंग पर बरसाने वाली थी वही अटैक उसने सीधे हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम पर हिट कर दिया। वेल यहाँ पर ज़ाओ काफी ज्यादा घायल था, उसकी पहली इंजरीज रिकवर नहीं हुई थी और ऊपर से इस बंदी ने उस पर ढेर सारी पॉइजन का भी इस्तेमाल किया था। ये वही पॉइजन है जो उसकी बॉडी को अंदर से मेल्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी ज़ाओ के पास जितनी भी पावर बची थी वो सारी की सारी उसने दांव पर लगा दी। इन दोनों में जबरदस्त क्लैश हुआ था, जिससे तो पूरा की पूरा माउंटेन ही शेक होने लगा। ढेर सारी एनर्जी वेव आसमान की तरफ रिलीज होने लगी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अगर कोई मामूली सा कल्टीवेटर यहाँ पर आए तो वो बस इस एनर्जी की वजह से ही जल के राख हो जाएगा। और फाइनली ज़ाओ के इस अटैक में मेंग केजिन बुरी तरह से घायल होकर सीधे उस क्लिफ से नीचे गिरने लगी। यानी कि उसने इतनी बड़ी साजिश की मगर फिर भी वो ज़ाओ को मार नहीं पाई। वहीं पर ज़ाओ को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो पॉइजन उस पर एक्सट्रीम वे में हावी हो चुका था और इसी दरम्यान ज़ाओ ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उसकी इनर बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी और अब वो भी उस माउंटेन से नीचे गिरने लगा। वहीं पर हम डोंगडोंग को भी देख पाते जिसका डिवाइन फॉर्म अपने आप डीएक्टिवेट हो गया। वो हमें बताता है कि मुझे काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में मेरी पूरी बॉडी वैनिश हो जाएगी, मगर मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं तो अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। और गाइस वाकई ये काफी इमोशनल सीन था। यहाँ पर डोंगडोंग ने एक बार फिर से ज़ाओ को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन उतने में उसके माथे पर लगा हुआ सेक्रेट रेलिक एक्टिवेट हो गया। उसने डोंगडोंग के आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी और अब उसने डोंगडोंग को सीधे कॉब में बदल दिया। यहाँ पर डोंगडोंग कह रहा था कि मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ, मेंग केजिन जैसी मामूली बंदी मुझे मार नहीं सकती। साथ ही डोंगडोंग उस रेलिक का भी शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि उसी ने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगडोंग की बॉडी को डिसिपेट होने से बचा लिया था। वेल यहाँ पर ज़ाओ एक रिवर में जाकर गिर चुका था तो रेलिक भी उसकी बॉडी में समा जाता है। यहाँ पर डोंगडोंग ने उस रेलिक से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरे भाई को भी बचा लो और इसी वजह से वो रेलिक सीधे जाकर ज़ाओ की बॉडी पर इम्प्रिंट हो गया। साथ ही साथ हम ज़ाओ की बैक पर एक पैटर्न को भी फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं। दरअसल ये उसी हेवनली ट्री की डायग्राम है जिसकी मदद से हावी बो को डिजाइन किया गया था और अब उसी पैटर्न में से ढेर सारी गोल्डन वाइन्स बाहर आने लगती है। उन्होंने सीधी जाकर गोल्डन ट्री को फॉर्म कर लिया। दरअसल इस दरख्त में एकदम एंशिएंट डिवाइन पावर मौजूद थी और अब वही पेड़ ज़ाओ की बॉडी में मौजूद सारी पॉइजनस ऑरा को अपने अंदर समाने लगा। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़ाओ की बॉडी में जितना भी पॉइजन था वो सारा की सारा इस ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिया और अब जैसे ही अपना काम पूरा हुआ वो दरख्त दोबारा से ज़ाओ के बैक में
में समा जाता है। यानी कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइजन भी ज़्याओचन को मार नहीं पाया। वहीं पर हम मिंग केजिन को देख पाते हैं जो कि उसी रिवर में फ्लोट कर रही थी। ये दोनों भी फिलहाल बेहोशी की हालत में हैं जो कि डीप सी में पहुंच गए थे और इन दोनों को अभी तक होश नहीं आया था। साथ ही हमें ज़्याओचन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शैटर हुआ था। मिंग केजिन ने किए हुए पॉइजन के अटैक की वजह से ज़्याओचन की बॉडी पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई। और अब यहाँ पर हमें ज़्याओचन के 2 ऑर्ब्स भी दिखाए जाते हैं जिन्हें लाइफ एंड डेथ ऑर्ब कहा जाता था। उन दोनों ने वहाँ पर ताइजी गॉड डीमन डायग्राम को फॉर्म कर लिया और तभी वहाँ पर हम एक ईवल बंदी को देख पाते हैं जो कि इन दोनों की हालत देखकर हंसने लगी। वो कहने लगी कि असली शो तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। अगर ये दोनों नॉर्मल वे में होश में आ गए तो काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा ड्रामेटिक किया जाए। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने ताइजी गॉड एंड डीमन फॉर्मेशन को टेम्पर किया, जिसके बाद वो बंदी हंसते हुए कहने लगी कि जब तुम लोग होश में आओगे तब काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब हम 2 मछुआरों को देख पाते हैं और उनके साथ उनकी बेटी रेनी भी थी। ये दोनों मिलकर आज मछलियाँ कैच कर रहे थे और तभी उन्हें फील हुआ कि आज उनकी जाल में काफी हेवी मछली फंस चुकी है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे सेल करके वो ढेर सारा पैसा कमाएंगे। साथ ही साथ रेनी अपने फादर को बताने लगी कि वो कमबख्त ओलीमान हमें काफी ज्यादा तंग कर रहा है, वो हम मछुआरों से जबरदस्ती टैक्स ले रहा। कल भी उसने हमारे घर आकर काफी बड़ा हंगामा खड़ा किया था। सो गाइस, ये लोग भी हमारे जैसे ही टैक्सेस से परेशान हैं। सो अब उन्हें जबरदस्ती लागू किए हुए टैक्सेस को पे करने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया और फाइनली वो 2 मछलियाँ बाहर आ जाती हैं जो कि है मिंग केजिन और ज़्याओचन। और ये लोग बेहोशी की हालत में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रेनी काफी ज्यादा हैरान होकर अपने फादर को बताने लगी कि ये तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग हैं। और अब हमें मास्टर डैन का घर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। वेल, यहाँ पर कुछ टाइम गुजरने के बाद ज़्याओचन को फाइनली होश आ गया। उसने देखा कि वो तो एक नई जगह पर पहुँच चुका है और उतने में रेनी उसके कमरे में पहुँच जाती है जो कि ज़्याओचन के लिए कपड़े लेकर आई थी। अब ज़्याओचन को ऐसा देखते साथ ही उसने तुरंत ही अपना मुंह घुमा लिया। साथ ही साथ ज़्याओचन को बता रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। दरअसल ये कपड़े मैंने अपने फादर के लिए बनाए थे, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो प्लीज इसे पहन लो। तो ज़्याओचन फटाफट से कपड़े पहनकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। रेनी उससे कह रही थी कि अरे वाह, तुम तो इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे, मुझे लगा नहीं था कि मेरे फादर के कपड़े तुम्हें एकदम फिट आएंगे। खैर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग पानी में कैसे पहुँच गए, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? वेल, उसका ये सवाल सुनते साथ ही ज़्याओचन को कुछ धुंधली यादें नजर आने लगी। उसे बस एक एक्सप्लोजन याद आया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। साथ ही उसे मिंग केजिन का फेस भी नजर आने लगा और उतने में ज़्याओचन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। दरअसल थोड़ी देर पहले जो बंदी हमें दिखाई गई उसने ज़्याओचन की यादों को टेम्पर किया था और इसी वजह से कुछ भी याद करने पर ज़्याओचन को तकलीफ होने लगी और रेनी से कह रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। जो सुनते साथ ही रेनी काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो कहती है कि हेवन तो वाकई बेरहम है, उधर तुम्हारे लवर की भी सारी यादें मिट चुकी है, उसे नहीं पता कि वो कौन है और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। अब ज़्याओचन अपने लवर का जिक्र सुनते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था और उतने में बाहर से उन्हें किसी शोर शराबे की आवाजें आने लगी। दरअसल ओलीमान अपने कुछ चमचों को लेकर उनके घर पहुंच चुका था और वो उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूल करने की कोशिश करने लगा। तभी मास्टर डैन उससे कहने लगे कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मैं बेवजह का कोई टैक्स पे नहीं करने वाला। तो ओलीमान कह रहा था कि तुम्हारे लिए टैक्स पे करना इतना भी मुश्किल नहीं, हो सकता है कि तुम अपनी बेटी को टैक्स के बदले हमारे हवाले कर दो। जो सुनते साथ ही सीनियर डैन उन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। अब वो लोग फिलहाल के लिए तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन उन्होंने सीनियर डैन को धमकी दी थी कि वो दोबारा से वापस आएंगे। उस वक्त सीनियर डैन एक तो टैक्स पे करेंगे या फिर उनकी बेटी को इन लोगों के हवाले कर देंगे। इधर जब तक ज़्याओचन बाहर आ जाए तब तक ओलीमान अपने लोगों को लेकर वहाँ से जा चुका था और तभी उसने नोटिस किया कि विलेज के लोग ज़्याओचन और उसके लवर के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मगर बेचारी की सारी मेमोरीज इरेज हो गई। अगर ये दोनों साथ थे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लवर्स थे और शायद अपने प्यार को बचाने के लिए ही ये दोनों रिवर में कूद गए होंगे। लोग प्यार में इस हद तक जा सकते हैं, ये तो आज हमने पहली बार देखा।
वेल ज़ाओचिन भी अपनी सो कॉल्ड लवर को देखने के लिए बेताब था और फिर बड़े ही रोमांटिक वे में उसे मेंग केजिन नजर आई, जो कि मॉर्टल्स के कॉस्ट्यूम में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वेल यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को उनके नाम से पुकारा, यानी कि ज़ाओचिन को याद था कि ये मेंग केजिन है और वहीं पर मेंग केजिन को भी याद आ गया कि ये तो ज़ाओचिन है। इधर रेनी तो ये सब सुनकर ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो कह रही थी कि वैसे तो ये सब कुछ भूल चुके हैं, बस एक दूसरे के नाम को छोड़कर। शायद इसे ही सच्ची मोहब्बत कहा जाता होगा। वहीं पर टाउन के लोग भी इस बात पर अग्री हो गए कि इन दोनों की जोड़ी को तो हेवन ने खुद बनाया है, इसलिए तो सारी यादें मिटने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे के नाम याद हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि क्या वाकई तुम मेरे लवर हो। उतने में ही रेनी ने जाकर इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा दिए। वो बताने लगी कि जब तुम दोनों को रिवर से बाहर पुल किया था तब तुम दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। इनफैक्ट तुम तो एक दूसरे से अलग होने के लिए भी तैयार नहीं थे। बेहोशी की हालत में भी तुमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तभी सीनियर डैन बताने लगे कि कुछ सालों पहले प्लेग की वजह से मेरी वाइफ की मौत हो गई और उसी दिन से हमारे घर की सारी रौनक चली गई थी। मगर तुम दोनों के आने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि घर की रौनक दोबारा से वापस आ गई। इतने सालों के बाद दोबारा से यहाँ पर मेरा मन लग रहा है। सो अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो तुम लोग हमारे साथ रह सकते हो। और इसके लिए मेंग केजिन और ज़ाओचिन ने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था कि वो लोग है कौन और वो यहाँ से कहाँ जाएंगे। अब रात के समय ज़ाओचिन काफी तेजी के साथ वुड्स को चॉप कर रहा था, जो देखकर ही सीनियर डैन थोड़े से हैरान हो गए। वो कहते, ज़ाओचिन मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तुम नॉन स्टॉप वुड्स को चॉप कर रहे हो और वो भी बिना थके। तुम्हारी बॉडी को देखकर ही ऐसा फील हो रहा कि जरूर से तुम कोई कल्टीवेटर होंगे। जिस पर ज़ाओचिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि मुझे तो पुरानी कोई बात याद नहीं आ रही। तो एल्डर उससे कहने लगे कि तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं, तुम जिंदा हो यही काफी होगा। भले ही तुम सब कुछ भूल गए लेकिन तुम्हें अपनी मोहब्बत का नाम याद है। वेल यहाँ पर एल्डर डैन की बातें सुनकर ज़ाओचिन और मेंग केजिन काफी ज्यादा ब्लश करने लगे। मेंग केजिन भी दिल ही दिल में खुद से सवाल पूछने लगी कि क्या वाकई ज़ाओचिन मेरा लवर था। और अब अगले दिन ज़ाओचिन एल्डर डैन के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रेनी और मेंग केजिन उन्हें किनारे तक छोड़ने आए थे। तभी ज़ाओचिन मेंग केजिन से कहने लगा कि तुम घर वापस चले जाओ, यहाँ पर काफी ठंडी हवा है तो हो सकता है तुम्हें सर्दी हो जाए। वेल ज़ाओचिन की फिक्र देखते साथ ही मेंग केजिन ब्लश करने लगी। उसे इस बात की तसल्ली हो रही थी कि शायद ज़ाओचिन उसका लवर है। इधर ओलीमान और उसके चमचे भी मेंग केजिन को देख लेते हैं। वो कह रहे थे, बाप रे ये लड़की तो निहायत ही खूबसूरत है। हमारे पूरे टाउन में भी ऐसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अगर ये भी हमारे जैसी सिंगल होती तो मजा आ जाता। जिस पर ओलीमान बता रहा था कि मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई और जो भी लड़की मुझे पसंद आएगी उस पर कोई और हक नहीं जमा सकता। चलो अब जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। इधर ज़ाओचिन और एल्डर डैन काफी ज्यादा दूर पहुँच चुके थे। एल्डर डैन कहते कि बच्चे तुमने तो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली। तो ज़ाओचिन उनसे कहने लगा कि आज मैंने मछलियाँ पकड़ना सीख ली, तो मैं सोच रहा था कि कल मैं दूसरे मछुआरों के साथ रिवर पर जाऊंगा। हो सकता है कि कल और भी बड़ी मछली मेरे हाथ लग जाए। जो सुनते साथ एल्डर डैन काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि हाँ, विलेज के मछुआरों को पता चलना चाहिए कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। और तभी इन्होंने देखा कि ओलीमान अपने 2 चमचों के साथ वहाँ पर एक बोट लेकर पहुँच चुका है। वो सीधे इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और ये देखते साथ ही एल्डर डैन काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो ज़ाओचिन को बताने लगे कि तुम जल्दी से बोट से छलांग लगा दो वरना बेवजह घायल हो जाओगे। मगर ज़ाओचिन बोट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इधर ओलीमान कह रहा था कि ज़ाओचिन उस दिन तूने रिवर में ही मर जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, आज न कल तेरी मेंग केजिन मेरी हो जाएगी। अब मेंग केजिन का जिक्र सुनते साथ ही ज़ाओचिन के मानो खून में आग लग गई और उसने बड़ी ही तेजी के साथ ओलीमान की शिप पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। और इस एक ही पंच में ओलीमान के बोट की धज्जियां उड़ गई। ये सब देखकर ही एल्डर डैन का मुंह खुला के खुला रह गया। इधर ज़ाओचिन भी हैरान होकर कहने लगा कि शायद ये मेरी असली पावर है। साथ ही उसने देखा कि ओलीमान और उसके चमचे जिंदा थे। तो ज़ाओचिन ने फटाफट से वहाँ का एक वेपन उठाकर उन पर अटैक करने की कोशिश की। हालांकि एल्डर डैन उसे रोक लेते हैं। वो ज़ाओचिन को समझाने लगे कि ओलीमान के अंकल का नाम है बैरन और वो काफी ज्यादा क्रूअल है। अगर ओलीमान को कुछ हो गया तो वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विलेज को पनिश करेगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से पूरा के पूरा गाँव मुसीबत में आ जाए। साथ ही साथ मुझे रेनी और मेंग केजिन की फिक्र हो रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द घर वापस जाना होगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओचिन ने फटाफट से अपनी बोट को घुमा लिया। इधर ओलीमान के चमचे कह रहे थे कि ये बंदा तो एक कल्टीवेटर निकला, अब तो हम कभी इसे हरा
हरा नहीं पाएंगे। जिस पर ओलीमान कह रहा था कि ये पावरफुल है तो क्या हो गया, हमारे बैरन मैनर में भी ढेर सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि बस कुछ ही दिनों में इसकी वाट लगा देंगे। मुझे अब कुछ भी करके इस डैन पर झूठा इल्जाम लगाना होगा, तभी जाकर अंकल इस पर एक्शन लेंगे और हमारे पास भी एक वैलिड रीजन होगा। इधर ज़ाओचिन विलेज में आते साथ ही बड़ी ही तेजी से अपने घर की तरफ निकल पड़ा और उतने में ही घर के अंदर से एक बंदे को बाहर की तरफ पटका जाता है। उतने में ही ज़ाओचिन ने उसे उठाकर सीधे कंपाउंड से बाहर फेंक दिया। हम देख पाते हैं कि ज़ाओचिन मेंगकेजिन को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद है। वो वहाँ आते साथ ही उससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। वहीं पर रेनी भी अपने फादर को देखते साथ ही उनके गले लगकर रोने लगी। वो कहने लगी कि उन लोगों ने आपको मारने की धमकी दी थी, ये तो अच्छा हुआ कि आप दोनों भी महफूज हो। इधर ज़ाओचिन क्यूरियस होकर मेंगकेजिन से पूछने लगा कि क्या तुमने उस बंदे की धुलाई लगाई थी। तो मेंगकेजिन कहती हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे कर पाई। जिस पर एल्डर डैन कहती कि जरूर से तुम दोनों कल्टीवेटर्स हो, तुम दोनों के पास यूनिक एबिलिटीज होगी, लेकिन ओलीमान का अंकल बैरन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट नहीं कर सकते। वैसे ओलीमान की बातों से पता चला था कि वो मेंगकेजिन को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो क्यों ना हम तुम दोनों की शादी करा दे। अब शादी का जिक्र सुनते साथ ही ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए और फिर मेंगकेजिन काफी ज्यादा शर्माने लगी। तभी रेनी उसे समझाने लगी कि अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो फिर ओलीमान दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। वहीं पर सीनियर डैन भी बता रहे थे कि यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के रूल्स को फॉलो किया जाता, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का कोई भी नोबल सेक्रेड मैरिज में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों की शादी करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। वेल ये सब सुनकर ही ज़ाओचिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए। तो एल्डर डैन भी उसकी इस परेशानी को समझते हुए कहने लगे कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, तो तुम्हें इसके बारे में केयरफुली सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें थोड़े दिनों का वक्त देता हूँ, तब तक तुम अपना फैसला ले लेना। यहाँ पर ज़ाओचिन दिल ही दिल में खुद से सवाल पूछने लगा कि आखिर मेंगकेजिन मेरी लवर है तो फिर उसके साथ शादी का सुनकर मुझे नर्वसनेस फील क्यों हो रही। खैर अब अगले ही दिन ज़ाओचिन बहुत बड़ी फिश कैच करके घर वापस आ गया। वो काफी ज्यादा थका हुआ था, तो मेंगकेजिन तुरंत ही वहाँ आकर उसका पसीना पोंछने लगी। वो उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना के रखा है। साथ ही ज़ाओचिन को याद आता है कि मेंगकेजिन ने उसके लिए एक हैंकरचीफ भी डिजाइन किया, तो अब उसे इस बात की तसल्ली होने लगी कि मेंगकेजिन वाकई उसकी लवर होगी। वहीं पर मेंगकेजिन भी ज़ाओचिन को अपनाने के लिए पूरे दिल से तैयार थी और फाइनली वो दिन आ गया जिसकी हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सो गाइस आज यहाँ पर मेंगकेजिन और ज़ाओचिन की शादी होने वाली है। जस्ट इमेजिन, कुछ दिनों पहले ये लोग जानी दुश्मन थे और अब इनकी मेमोरीज इरेज होने के बाद इन्हें पति पत्नी बनाया जाएगा। वेल मेंगकेजिन तो बड़ी ही प्यार से खुद को लाली लगा रही थी, मानो उसे इस पल का बेसब्री से इंतजार था। और फाइनली रेनी ने उसे एक प्रॉपर दुल्हन की जैसा सजा दिया। वो कह रही थी कि सिस्टर तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही, जब मेरा भाई ज़ाओचिन तुम्हें देखेगा तब उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाएगी। इधर एल्डर डैन ने भी ज़ाओचिन को तैयार कर दिया। वो कह रही थी चल बच्चे अब अपनी दुल्हन को ज्यादा इंतजार मत करवा। और अब मेंगकेजिन सीधे आइल पर पहुंच गई, जहाँ पर टाउन के सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे। सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए उन पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरने लगे। और गाइस वाकई मेंगकेजिन इस ब्राइड वाले कॉस्ट्यूम में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं पर रेनी ने ज़ाओचिन के हाथ में एक गुलदस्ता थमा दिया और अब ज़ाओचिन भी उन फूलों को लेकर अपनी दुल्हन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में ये लोग आमने सामने थे। मेंगकेजिन के वहाँ आते साथ ही ज़ाओचिन ने उसके हाथ में वो फूलों का गुलदस्ता थमा दिया, जिसके बाद वो मेंगकेजिन से पूछने लगा कि क्या वाकई तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, हेल्थ हो या सिकनेस हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ वफादार रहने की कसम खाता हूँ। सब रिवाजों के मुताबिक मेंगकेजिन भी वो सारी कस्में ज़ाओचिन के सामने दोहराने लगी। उसने भी ज़ाओचिन के साथ मोहब्बत, इज्जत, केयर और वफादारी की कसम खाई। और फाइनली ज़ाओचिन ने मेंगकेजिन को रिंग पहनाकर इस शादी को कंप्लीट किया। दोस्तों मुझे लग रहा था कि शादी के टाइम पर इन दोनों की मेमोरीज
वापस आएगी। लेकिन अब तो इस खेल में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ज़ाओजिन और मेंग केजिन काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लगा कि उन दोनों जितना हैप्पी कपल इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। ज़ाओजिन तो खुशी के मारे अपनी दुल्हन को बाहों में उठाकर उसे गोल गोल घुमाने लगा। इस पूरे सीरीज में फॉर द फर्स्ट टाइम हम मेंग केजिन को इतना ज्यादा खुश देख पाते हैं। उसके चेहरे पर काफी प्यारी स्माइल थी। वहीं पर ज़ाओजिन को भी ऐसा फील हो रहा था कि मानो मेंग केजिन को हासिल करके उसे पूरी दुनिया मिल गई। इन दोनों को पूरा यकीन था कि ये लोग इटर्नल लवर हैं, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वहीं पर पूरा टाउन इनकी खुशी में शामिल हुआ और फाइनली ज़ाओजिन मेंग केजिन को किस करता है। और गाइस वाकई ये काफी रोमांटिक सीन था। क्या पता आगे चलकर ये पल हो ना हो। वहीं पर विलेज के लोग इन दोनों को किस करता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। सभी लोग इन दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ विश कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी दुआएं मांगना शुरू कर दी कि इन दोनों को जल्दी से बच्चे हो जाए। खैर ज़ाओजिन और मेंग केजिन अब एक रिश्ते में बन चुके थे। यहाँ से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और अब हमें उनके बेडरूम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओजिन मेंग केजिन से कह रहा था कि फाइनली हम शादीशुदा हैं। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। आज के बाद तुम पर मेरा हक है और मुझ पर तुम्हारा। और फिर वो दोनों बिस्तर पर लेट गए। यहाँ पर उनका हनीमून शुरू हो चुका था और उतने में ही हमें डोंग डोंग की आवाज आती है, जिसकी सोल फिलहाल ज़ाओजिन की बॉडी में रेस्ट कर रही थी। वो परेशान होकर कहने लगा कि हे ऊपर वाले, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। इससे पहला तो तुम मुझे अंधा कर देते। इस चुड़ैल ने पहले ही मेरे दोस्त का जीना हराम किया था और अब तो ये सीधे उसकी बीवी बन गई। बीवी का कहर तो काफी ज्यादा भयानक होता है। बस अब गॉड ऑफ लाइट ही मेरे दोस्त की रक्षा करे। ये दुनिया तो पागलों से भरी पड़ी है। अच्छा हुआ मैं कोई इंसान नहीं हूँ। खैर ये सब देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे। मैं तो बस दुआ करूंगा कि जल्दी से इन दोनों को नींद आ जाए। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ज़ाओजिन खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था और उतने में मेंग केजिन उसके लिए पानी लेकर पहुंच गई। वो तो अपने पति परमेश्वर की पूरे दिल से सेवा कर रही है। ये दोनों पूरी तरह से मॉडल्स जैसे बिहेव कर रहे थे। अपने पास के बारे में इन दोनों को कोई आइडिया नहीं। ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि आज का सनसेट काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो मेरी मेंग केजिन से ज्यादा हसीन नहीं हो सकता। सो इस तरह से इन दोनों का वक्त काफी मजे में कट रहा था। लेकिन मुझे तो उस दिन का टेंशन है जब ज़ाओजिन की मेमोरीज वापस आएगी। पता नहीं फिर वो यूजिन को क्या मुंह दिखाएगा। खैर फिलहाल तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा था, मगर कुछ ही दिनों बाद इनकी जिंदगी में तूफान वापस आ गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मेंग केजिन की पावर उसे काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो ज़ाओजिन से कहने लगी कि कोई तो है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा। और फाइनली मेंग केजिन की बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज हुई, जिसके चलते ये दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए थे। ज़ाओजिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी बीवी के साथ हो क्या रहा। वहीं पर मेंग केजिन को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देने लगी। वो उसे बता रही थी कि मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ डिजायर है, तुम्हें इसमें से बाहर निकलना होगा। याद करो तुमने कसम खाई थी कि तुम अपने डाओ हार्ट को कभी मैला नहीं होने दोगी। अब तुम्हें हार्टलेस डाओ को फॉलो करना ही होगा। और उतने में मेंग केजिन बेहोश हो गई। वहीं पर ज़ाओजिन तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगा। वो उससे कह रहा था कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। वहीं पर रेनी फटाफट से जाकर विलेज के हीलर को बुला के लाती है। तो उस हीलर ने मेंग केजिन की बॉडी को चेक करके बता दिया कि ये कोई ऑर्डिनरी इलनेस नहीं, बल्कि इस लड़की की बॉडी पर एक डिमोनिक पोजेशन है। अब ये सुनकर ये सभी लोग पैनिक हो गए। ज़ाओजिन उससे पूछ रहा था कि बताइए इसे बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो हीलर उन्हें एक लेजेंड के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि वास्ट माउंटेन में एक बहुत ही डीप फॉरेस्ट है। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना एंशिएंट डिवाइन टेम्पल था, जिसके अंदर एक 7 कलर डीमन फॉक्स रहती है। उस फॉक्स को खुद डिवाइन स्पिरिट ने प्रोटेक्ट किया था। सो अगर तुम वहाँ जाकर उसके मैजिकल क्रिस्टल को ऑब्टेन कर पाओ तो उस क्रिस्टल की मदद से हम तुम्हारी वाइफ के डिमोनिक पोजीशन को हटा सकते हैं। वो क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने कोई भी इवल पावर या कर्सेस टिक नहीं सकते। तुम्हारी वाइफ को बचाने का बस यही एक आखिरी तरीका है। मगर एक बात याद रखो, वो एंशिएंट डिवाइन टेम्पल काफी ज्यादा भयानक है। अक्सर वहाँ से लोग कभी जिंदा वापस नहीं आते। तो क्या तुम अपनी वाइफ को बचाने की खातिर इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा, मगर एल्डर डैन उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो ज़ाओजिन से कह रहे थे कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। बात अगर मेंग केजिन को बचाने की है तो हम उसके लिए कोई ना कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेंग केजिन को
कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि जब मैंने मिंग केजिन के साथ शादी की थी तभी उसे प्रोटेक्ट करने का भी फैसला लिया। मैंने कसम खाई थी कि चाहे फिर वो हेल्थ हो या फिर सिकनेस हो, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरी वाइफ को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन बिना खुद की परवाह किए उस एंशिएंट डिवाइन टेम्पल की तरफ रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ओली मान को देख पाते हैं जो कि अपने अंकल बराक के पास पहुंच गया था। वो तुरंत ही उसे बताने लगा कि विलेज के लोग काफी बड़े गद्दार निकले। जैसे उनके पास एक कल्टीवेटर आया उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है और उन्हें हमारी चुंगल से बचा लेगा, इसलिए वो लोग तो सीधे बगावत पर उतर आए। दरअसल उस कल्टीवेटर का नाम है ज़ाओजिन और उसने कुछ दिनों पहले ही हमारी बोट पर भी हमला किया था। भले ही वो बंदा थोड़ा सा पावरफुल है लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके खिलाफ जा सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे साथ आपकी कुछ कल्टीवेटर्स को भेज दीजिए ताकि मैं उस ज़ाओजिन को सबक सिखा सकूं। वेल, इस बंदे का अंकल बराक कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।